बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। ICC T20 वर्ल्ड कप इंडिया के नाम हो गया, इंडिया ने अपने टाइटल को डिफेंड किया और अब ये टूर्नामेंट जो है वो हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। लेकिन इस टूर्नामेंट से हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, पाकिस्तान क्रिकेट पे इसके क्या असरात होंगे, यकीनी तौर पर आज के शो में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पाकिस्तान की क्या होगी और क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टैलेंट में कमी नहीं है, शायद कमी उस आई में है कि जो उस टैलेंट को परखती है। यही वजह है कि आज हमारे साथ जिस तरह हमारे शो की खुसूसियत एक खासा रहा है वो यही है कि हम हमेशा उस स्टोरी से, उस दिन की मुनासबत से, उस दिन की जो मेमोरीज उसके हवाले से अपने गेस्ट को अपने शो में इन्वाइट करते हैं। तो पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो परखा क्यों नहीं जा रहा, पाकिस्तान में टैलेंट को आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा, इस हवाले से आज के शो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये ना सिर्फ इंग्लैंड में टैलेंट स्काउटिंग करते हैं और इन्होंने जो टैलेंट स्काउट करके दिया उसने अभी मौजूदा टीम में भी कई ऐसे प्लेयर हैं इंग्लैंड की कि जिनको इन्होंने इब्तिदाई एज में देखा और इन्होंने उसकी निशानदेही की और उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया। यही नहीं बल्कि इस वक्त जर्मनी के नेशनल कोच भी हैं, पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट भी खेली है और साथ साथ जो है पाकिस्तान में जो है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी इनको हायर ज़रूर किया गया, लेकिन इनको काम नहीं करने गया। और जिस तरह हम बार बार ये बात करते हैं कि मेमोरीज होती हैं उस दिन के हवाले से, तो आज है जनाब 9 मार्च और 9 मार्च हमारे इस दोस्त का जो टेस्ट डेब्यू था, उसके जो पहला टेस्ट मैच था, जो डेब्यू टेस्ट मैच था, उसका 5वां और आखिरी दिन था। तो आज का दिन इस लिहाज से भी इनके लिए यादगार है। मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर, बैट्समैन और नहायत ही हम्बल और काइंड हार्टेड मैन जनाब अतीकुज़्ज़मा साहब, जो इंग्लैंड से आए हुए हैं इन दिनों ईद मनाने अपनी फैमिली के साथ। शो में खुश आमदीद कहते हैं अतीकुज़्ज़मा को। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? सबसे पहले तो बताएं कि 9 मार्च आपको याद था? मुझे एक्चुअली याद नहीं था, मुझे नकी भाई ने बताया अंदर रूम में कि आज 9 मार्च है, याद आ रहा है आपको कुछ? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। फिर उन्होंने मुझे हिंट जब दिया टेस्ट मैच का तो मुझे कहा हाँ यस, इट विल बी अ 5th डे ऑफ माय फर्स्ट टेस्ट मैच। तो इट वाज वेरी मेमोरेबल डे। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग एवरीबॉडी। तो बहुत खुशी हुई। बिल्कुल जनाब, खुशी की बात है कि अतीकुज़्ज़मा साहब आज के दिन स्पेशल डे हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कुछ वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। ICC ने वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान भी शामिल। हमारा मकसद हमेशा टीम की जीत रहा है। टीम का अब अगला हदफ 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। टीम को फाइनल तक पहुंचने पर फख्र है, लेकिन फाइनल में भारत ने हर शोबे में बेहतर खेल पेश किया। न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सेंटनर। भारत महल्ले के उस अमीर बच्चे की तरह है जो गरीब बच्चों को खेलने के लिए तो बुलाता है और कहता है कि आओ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जीतूंगा मैं ही। भारत हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। शुएब अख्तर का भारतीय टीम पर तंज। दोनों सेमीफाइनल और फाइनल वक्त का जिया थे, क्योंकि दोनों ही मैचेस की पहली इनिंग ने मैच के नतीजे का फैसला कर दिया था। भारतीय अदाकार कमाल राशिद खान का भारतीय टीम पर तंज। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की तैयारियां शुरू। कोचेस के जेरे निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला मैच 11 मार्च को खेला जाएगा। बांग्लादेश में पहले ट्रेनिंग सेशन पर इजहार मुसरत है। सख्त मेहनत के साथ टीम की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं शाहीन शाफरीदी। होम कंडीशंस में बांग्लादेश को हराना आसान नहीं होगा। किसी सीनियर खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया है। इस सीरीज में नौजवानों को मौका देना चाहते हैं हेड कोच माइक हैसन। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम वापस वतन पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए बड़े इनाम का ऐलान। पाकिस्तान आइंदा माह एशियन टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चैंपियनशिप 14 से 18 अप्रैल इस्लामाबाद में होगी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि हमने ज़्यादातर जो है वर्ल्ड कप के हवाले से स्टोरीज को कवर किया है और खुश आइंद बात यह है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर खिलाड़ी को है 15-15 लाख रुपए का इनाम का भी ऐलान किया है। ये एक अच्छी खबर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से सामने आई है। अतीक से ज़रा जानेंगे, क्योंकि अतीक ने एक ऐसे दौर में क्रिकेट खेली जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का मैं कहूँगा मुश्किल तरीन एरा था कि लेट 90s और साथ साथ अर्ली जो 2000 की जो एरा था
था वो जो था थोड़ा सा मुश्किल था पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि एक से बढ़कर एक टैलेंटेड प्लेयर था। खुद अतीकुज़्ज़मा के साथ ही कामरान अकमल जैसे जो विकेट कीपर थे, जावेद कदीर जैसे विकेट कीपर थे, और बहुत सारे ऐसे विकेट कीपर थे कि जो जिसको भी खिलाते जो है वो अपनी जगह कंक्रीट कर सकता था। तो एक मुश्किल एरा में इन्होंने क्रिकेट खेली। अतीक, आप इतने मुश्किल एरा में क्रिकेट खेल कर आए हैं, मुझे याद है इस तरह आपने अंडर 14 खेली, जोन 5 से, कराची भी खेली, फिर आप HBFC से भी खेले, फिर आप मुस्लिम कमर्शियल बैंक से भी खेले, अनवारुल हक साहब ने आपको स्काउट किया था, फिर आप हबीब बैंक में पहुंचे। तो एक प्रोसेस से आप आए और उसके बाद जब आप खेले हैं तो सलाहियत के बावजूद, क्योंकि मुकाबला इतना सख्त था, आपको इतना खेलने का मौका नहीं मिला। अब आप किस तरह देखते हैं कि हम जो है बच्चे जो हैं वो 3-4 मैच की वीडियोस डालते हैं, उनके रील्स डालते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान की टीम में शामिल हो जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली अब जो सिस्टम हुआ है, पाथवे हुआ है, बड़ा क्लियर हुआ हुआ है और बहुत ईजी हुआ हुआ है हर एक के लिए। जैसे कि आपने हमारे ज़माने की बात की थी, हमारे ज़माने में बहुत सारा तकलीफ़ें थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, और क्रिकेट आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको क्लब में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। क्लब की क्रिकेट हम लोग रेगुलर खेलते थे, वीक में 3 से 4 मैचेस खेलते थे, उसमें भी कंपटीशन हमें मिलता था, उसमें भी जगह बनाने के लिए हमें जान मारनी पड़ती। तो एक कल्चर ऐसा डेवलप हुआ था कि जिसमें आपको परफॉर्म करना है, आपको फिट रहना है और आपको हर मैच में परफॉर्म करना है और हर मैच को एक प्रोफेशनल तरीके से लेके खेलना है। पैसे की जहाँ तक बात है, तो उस वक्त इतने पैसे नहीं थे। जिस वक्त मैं टेस्ट मैच खेला था 23,000 रुपये मैच फीस थी, और कुछ भी नहीं होती। अब तो लाखों में है, करोड़ों में पैसे लड़कों को मिलते हैं। मगर अब पाथवे जो हो गया बहुत आसान हो गया। अब मैं देखता हूँ लोगों को चांसेस पे चांसेस मिले जा रहे हैं। 10-10, 15-15 ODIs, 15-15 टेस्ट मैचेस खेल रहे होते हैं, उनकी एवरेज 20 रन की होती है, फिर भी खेल रहे होते हैं पाकिस्तान टीम में, और फिर भी उनको टैलेंट बेसिस पर उनको मौके मिल रहे होते हैं। ठीक है, मैं प्रोसेस के थ्रू आया हूँ, मैंने छोटे से लेवल से लेकर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप चढ़ता हुआ जब पाकिस्तान लेवल पे गया हूँ, उसके बाद जो मेरा प्रोसेस था वो रुक गया। पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी पाकिस्तान को वापस कम बैक करने की। ए टीम तक भी मुझे नहीं खिलाया जाता था। एक ए टीम का मैंने टूर किया था, उसके बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। तो फिर मेरा मुल्क छोड़ने की वजह यही थी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और क्रिकेट ही मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो मुझे कहीं और जाके चांस लेना था, जो मैंने फिर इंग्लैंड में मूव होने का फ़ैसला किया, जो बहुत हद तक ठीक रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ अपनी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन और हार्ड वर्क के ज़रिए, कोचिंग में एक अपना एक नाम बनाया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ फ्यूचर में। ठीक है। अच्छा अतीक, अब भी जो पाकिस्तान की टीम खेल रही है, इसको देख के आपको कितना अफसोस होता है, या कौन से एरियाज ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान को काम करना चाहिए? अभी आपने सूर्य कुमार यादव को सुना होगा हेडलाइन में कि उनका जो अगला टारगेट है वो 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स है, लेकिन हम अभी भी ये सोचते हैं कि एक सीरीज़ हम हार गए, T20 का वर्ल्ड कप हम हार गए, हमने साइम अय्यूब को, बाबर आजम को वनडे की परफॉर्मेंस के बावजूद जो है वो ड्रॉप कर दिया, बगैर सोचे समझे जो है वो डिसीजन ले रहे होते हैं। ना कोई अप्रोच है, ना कोई सोच है, ना कोई इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है कि किस तरह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। देखें साहब, बहुत सिंपल है कि जब आप जो डिसीजन मेकर्स हैं ना, अगर वो मेरिट के थ्रू आएंगे ना डिसीजन में, लीडरशिप पोजीशन में, तो वो डिसीजन भी सही लेंगे। जब हम लोग NHPC में गए थे तो हमारे अराउंड काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल क्वालिफाइड कोचेस थे, जिनके साथ बैठ के हमें भी सीखने का मौका मिलता था। आजकल के ज़माने में आप NCA में चले जाओ तो आपको तो एवरेज फेसेस नज़र आएंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनकी अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अपनी कोई कैलिबर नहीं है, और वहाँ पे बड़ी बड़ी पोजीशनों में बैठे हुए। जब वो इस तरह की पोजीशनों में खुद आएंगे अनफेयर तरीके से, तो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम भी इसी तरह फिक्स होगी। तो ये उनके लिए नॉर्मेलिटी है। अब मैं जिस तरह देखता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि एक सिस्टम क्या है, किस तरह सिलेक्शन होती है, कौन से एनालिसिस करते हैं हम लोग, कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मुझे तो नज़र नहीं आते कि अगर चलें फिटनेस में आपने ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर लिया, बैटिंग में कभी आपने की ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, बैटिंग में किस तरह टीम सेलेक्ट होती है। आपकी टीम में 5-5 ओपनर्स खेल रहे हैं T20 में, आपके पास मिडिल ऑर्डर प्लेयर नहीं है। आप इंडिया की टीम उठा के देख लें, आप इंडिया के बारे में इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। देखें, मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात करूंगा कि जब इंडिया का मैच आप देखोगे तो आपको लगता है कि यार एक आउट होकर दूसरा आके मैच जिता देगा। उनकी टेक्निक भी अच्छी है, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, उनकी पावर भी अच्छी है, उनका बैलेंस अच्छा है, बैटिंग करते हैं तो उनकी बॉलर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, फिटनेस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, फील्डिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी एफर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं और आप पाकिस्तान टीम में चीज़ें नज़र नहीं आती। पाकिस्तान टीम बॉलिंग में भी लैग कर रही है, एक लाइन ऑन लाइन पे हम लोग गेंद नहीं कर सकते, हमारे बॉलर से यॉर्कर नहीं होता। हम लोग डेड बॉलिंग में हम लोग है ना चैनल्स पे गेंद करते हैं जहाँ पे हम लोग छक्के खाते हैं, 4-4 छक्के लग जाते हैं हमारे प्राइम बॉलर को तो 30 रन बचाना मुश्किल हो जाता है हमारे बॉलर को आखिरी ओवर में। तो हम लोग की स्किल बहुत नीचे हो गई है, स्किल को पॉलिश सही तरीके से नहीं किया जा रहा। कोचेज डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर टॉप क्रिकेट पाकिस्तान नेशनल टीम तक एवरेज कोचेज लगे हुए हैं, तो उनको खुद भी नहीं पता कि इन लड़कों के साथ काम क्या करना है। ठीक है, सिलेक्शन किस तरह देखना है? आप जो टीम पाकिस्तान की सिलेक्ट हुई थी T20 वर्ल्ड कप की, क्या ये टाइटल
जीतने वाली टीम थी? क्या ये सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम थी कि जिसको हम कह रहे हैं कि जी श्रीलंका के खिलाफ हम 147 रन को डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन क्या ये टीम डिजर्व करती थी कि सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचे? मेरा नहीं ख्याल, देखें अगर आप टीम उठा के देख लें तो सिवाय साहबजादा फरहान के, अगर आप साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस को साइड लगा दें, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से एक मैच भी नहीं जीतेगा। उसने आपकी तरफ से आपको आउटराइट इनिंग डेवलप करके दी है। साम अयूब से परफॉर्मेंस नहीं हुई। साम अयूब का मैं काफ़ी फ़ैन हूँ, मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, मगर तो टैलेंट का उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप रेगुलर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। साहबजादा फरहान आपकी बहुत बड़ी मिसाल है कि जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में सफ़र किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको हंगर आई कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना है। उसने खुद भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे सेंचुरियाँ बना के इतनी आदत हो गई है कि अब मेरे लिए नॉर्मल लाइफ में हो गया है कि मुझे परफॉर्म करना है हर मैच में। जब आप किसी को पीएसएल की परफॉर्मेंस से या 2-3 T20 की परफॉर्मेंस से आप पाकिस्तान नेशनल टीम में खिला देंगे तो फिर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कंसिस्टेंट आके आप। अच्छा, मुझे ब्रेक करना है, लेकिन क्विकली मुझे बता देगा कि इस टॉपिक को मैं यहाँ वाइंड अप करूँ। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम जरा टीम इंडिया के ऊपर जो बातें की जा रही हैं उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे क्विकली बता दें कि बाबर आजम और साइम अयूब, ये दोनों, क्या आपको लगता है इनको हमने ज़्यादा रन दे दिया है, इनको थोड़ा सा एक रेस्ट देना चाहिए था या ड्रॉप करना चाहिए था T20 से? देखें, जब हर जो टॉप क्लास परफॉर्मेंस होता है ना, उसको हर 5 मैच में एक बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए। मेरे ख्याल से हर दूसरे मैच में इनिंग खेलनी चाहिए, जिस तरह साहबजादा फरहान इनिंग खेल रहा है। अगर वो 5 से 6 मैचों का उनके ऊपर जवाल आता है तो इसका मतलब है वो आउट ऑफ फॉर्म भी है, उनके अंदर कोई टेक्निकल इशू है, कोई मेंटल इशू है या टेक्टिकल इशू है। आपको चाहिए उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उसमें परफॉर्मेंस करें, दोबारा वापस आ जाएं। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि आप जब ड्रॉप होते थे पाकिस्तान क्रिकेट से, आप डोमेस्टिक क्रिकेट जाते थे, खेलते थे, वहाँ पर परफॉर्मेंस करते थे, दोबारा आते थे। अब वो सिस्टम ही नहीं है, आपको रन दिए जा रहे हैं और आप कर ही नहीं रहे। ज़्यादा चांसेस मिल गए बाबर को और बहुत ज़्यादा चांसेस मिले। अगर यही चांसेस आप किसी इरफान नियाज़ी और किसी और दूसरे प्लेयरों को आप देने तो शायद हो सकता है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस करके आपको दें। ठीक है, ऑल राइट है जना, हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान टीम को, लेकिन इंडिया के हवाले से भी आपने शोएब अख्तर का भी स्टेटमेंट सुना होगा कि वो शोएब अच्छा बना हुआ है कि जो बुलाता सबको है लेकिन कहता ये कि जीतूंगा मैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है और इंडिया क्रिकेट किस तरह खेल रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर दें टीम पाकिस्तान की वीकनेसेस, क्या पाकिस्तान की वीकनेसेस हैं। लेकिन इंडिया की जीत के हवाले से बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। टूर्नामेंट के इब्तिदा में कहा गया कि उनके बैट्स में जो है वो रबर यूज़ होती है जिसकी वजह से वो बड़े स्ट्रोक खेलते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने ये कहा कि जी वो इसलिए आउट कर जाते हैं कि उनकी बॉल के अंदर चिप लगी होती है। तो जब इंडिया जीतती है तो हम ये चीज़ शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि वो हमसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम कोई ना कोई इसके अंदर एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। अब जिस तरह शोएब अख्तर साहब ने कहा है कि इंडिया वो बच्चा बना हुआ है कि जी मैं जो सबको बुलाऊंगा लेकिन जीतूंगा मैं, आप इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक हैं? क्योंकि जिस तरह से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, हमने देखा उन पर भी बुरा वक्त आया, वो भी डीप वाटर में गए अगेंस्ट यूएसए। जिस तरह सूर्य कुमार यादव खड़े हुए, उन्होंने अपने मुश्किल हालात से टीम को निकाला, तो टीम इंडिया में भी बुरा वक्त आया है, लेकिन वो हालात से वो निकले। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने क्रिकेट खेली है वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ सस्पिशियस ऐसी चीज़ है या टीम इंडिया वाकई बहुत अच्छा खेला है? नहीं, देखें, जहाँ पे क्रेडिट डिज़र्व करता है ना वहाँ आपको क्रेडिट देना चाहिए। भले देखें पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पिछले चंद महीनों में, बहुत ज़्यादा हैं, और हम अपनी इमोशनल स्टेट को साइड में रख के, अपनी ईगो को साइड में रख के और क्रिकेट और टैलेंट और स्किल की बात करें तो इंडिया की स्किल इस वक्त वर्ल्ड में सब में आगे है। देखें, कोई इतना मजाक नहीं है कि आप लगातार 2 मैचों में 250 प्लस कर दें, और इतने इजी के साथ। अगर आप बैटिंग देखें उनके बैट्समैन की उठा के, उनका बैलेंस, उनकी टेक्निक, उनकी हिटिंग, बहुत कंट्रोल के साथ हिटिंग कर रहे हैं, ओवर हिटिंग नहीं कर रहे, कंट्रोल के साथ कर रहे हैं, और बॉलर्स पूरे प्लानिंग के साथ गेम कर रहे हैं। उनकी फील्डिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उन्होंने सम अमेजिंग कैचेस लिए हैं, बाउंड्री पे रोप पे खड़े होकर उन्होंने कैच लेके रिले में कैचेस लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्किल के थ्रू आती है, और सालों साल इसकी आप मेहनत करते हो, आपका कोचिंग स्ट्रक्चर होता है, आपके टॉप क्लास कोचेस आपके साथ काम कर रहे हैं। इंडिया का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप जो बेंगलोर का, मेरी टीम में एक हमारा विकेट कीपर है जर्मनी का, वो बेंगलोर से है, तो उसने मुझे बेंगलोर की सारी चीज़ें बताई हैं जहाँ पे वो जाता है। तो मैंने उसका हाई परफॉर्मेंस सेंटर को देख के मेरी आंखें खुल गई। मैंने एनसीए में काम किया है, हमारे पास बॉलिंग मशीन है वो पिछले 50 साल पुरानी बॉलिंग मशीन है। हमारे पास स्पिनर के लिए बॉलिंग मशीन ही नहीं है। हमारे पास विकेटें ऐसी नहीं है कि जिसमें हम दूसरी टीमों के लिए, अच्छी टीमों के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर सकें। हमारे पास कोचेस, एवरेज कोचेस काम कर रहे हैं। एनसीए में ऐसे कोचेस हैं, मैं आपको क्या बताऊं, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, वो मुझे मैसेज करके कहने के मुझे प्लान बताओ कि ना मैंने क्या प्लान करूं, मुझे ना कोच लगाया गया एनसीए में, मैं क्या करूं। तो उनको आप ऐसे लोगों को लगा रहे हो टीम के अंदर, अपनी टीम के अंदर, और ऐसी बड़ी पोजीशन में लगा रहे हो जहां पे उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने प्लेयर के साथ काम क्या करना है। तो हमारे प्लेयर कैसे डेवलप होंगे? हमारे प्लेयरों का स्किल लेवल इंडिया के मुकाबले में बहुत लो है। और आप इंडिया की बैटिंग उठा के देख लें, टॉप 8 तक उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो मैच विनर और मैच को चेंज कर सकते हैं। तो आप क्रेडिट दें इन चीज़ों को। ये कौन सी बात हो गई? वो मैंने सुना था कि वो बॉल उनकी चेंज हो जाती है, इंडिया की बॉल ज़्यादा स्विंग होती है,
वो भाई स्विंग उनकी ज़्यादा नहीं होती, उनके पास स्किल ज़्यादा है, उनको उनको स्विंग करना आता है। नहीं, अभी ये भी आपने सुना होगा ना, इंग्लैंड के खिलाफ बॉल चेंज हो गई है, तो काफी इस पे हंगामा हुआ कि जी बॉल चेंज हो गई, उसके बाद बुमराह की और हार्दिक की जो यॉर्कर्स वगैरह तो चलने जो शुरू हुई। जब पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा होता था तो पाकिस्तान के प्लेयर शोर नहीं करते, जब पाकिस्तान टीम का दूसरे ओवर के बाद रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता था और एम्पायर ला के जब बॉल चेंज कर दिया करते थे, तो पाकिस्तान के प्लेयर भी तो इसी बातों को रोआ करते थे, क्योंकि हम लोग करते थे वो चीज़ें। आपको पता है बॉल में छेड़म खानी होती है, लाजमी होती है। और जब से इन्होंने वनडे क्रिकेट में खासतौर पर 2 नए बॉलर दिए तो पाकिस्तान बॉलर्स का जो स्किल लेवल है वो जीरो हो गया, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग नहीं कर पा रहे। तो देखें, आप उठा के देखें इंडिया की बॉलिंग को भी, इंडिया के बॉलर बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ आप उनके एनालिसिस निकालें ना, आप उनकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, आपको पता चलेगा उन्होंने एक एरिया पे कितनी दफ़ा बॉल को हिट किया है जहाँ पे आपके रन रोकने के चांसेस सब में ज़्यादा होते हैं। हमारे प्लेयरों को यॉर्कर्स करना भी नहीं आते, उसमें फुल टॉस कर देते हैं या उसमें लेंथ बॉल करते हैं जिसमें छक्के खाते हैं वो। और उनकी बैटिंग का बहुत डिफरेंट मैार है उनकी। आप देखें, आप उनकी स्ट्रेंथ देखें, आप किशन को देखें, उसकी फिटनेस देखें, तिलक की फिटनेस देखें। आप जब टॉपलेस खड़े होते हैं तो डिफरेंट प्लेयर नज़र आते हैं। आप हमारे प्लेयर में हिम्मत है कि वो अपनी शर्ट उतार के तस्वीरें खिंचाए किसी के सामने, तो ये बहुत डिफरेंस है। हमारा स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट बहुत पीछे है, देखो स्पोर्ट्स साइंस का कोई सिस्टम ही नहीं है एनसीए में। इतने बड़ा हमारा मुल्क है और हम वर्ल्ड कप जीतने की ख्वाहिश रखते हैं। तो खैर, अच्छा, अभी आपने जो बात की एनसीए के बारे से भी आप बात करते हैं, आपने बड़ी ब्रेकिंग दे दी है कि जो 50 साल पुरानी बॉलिंग मशीन है जो एनसीए में यूज़ हो रही है, और फिर स्पिन बॉलिंग मशीन ही नहीं है वहाँ पे। स्पिन बॉलिंग मशीन नहीं है। जब मैं गया था तो मैंने उनसे बोला था कि मर्लिन कहते हैं इंग्लैंड में, ये बड़ी कॉमन है, ये क्लबों के पास भी होती है, काउंटीज़ के पास, हर के पास होती है। तो मैंने बोला था नदीम खान साहब को कि हमारे पास मर्लिन मशीन क्यों नहीं है, हमारे पास वो वाली दूसरी मशीन क्यों नहीं है जिसमें से बॉलर बॉल करता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल होता है ना, देख आप इंग्लैंड से आए या फिर टीम, और नदीम खान साहब भी इंग्लैंड से आए, नदीम खान साहब का टेन्योर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे तोहफे भी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए हैं, जिसमें से एक भी अभी पाकिस्तान टीम के साथ बतौर बैटिंग कंसल्टेंट लगा हुआ है। कैसा टेन्योर देखते हैं? देखिए, आप ना एनसीए में हैं, ना आपने पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, ना आपको पाकिस्तान में कोई आपके ऐसे मफादात हैं, आप तो ईद करने आते हैं, हमारे शो में काज शो में आते हैं, चले जाते हैं। सच जरा मुझे बताइएगा नदीम खान साहब का टेन्योर आपने कैसा देखा? क्योंकि बहुत तनकीद भी होती है इस टेन्योर के ऊपर। देखिए 50-50% था, कुछ चीज़ें अच्छी भी थी और कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं थी। मैं सारी चीज़ें ये नहीं कहता कि मैं, मतलब ऐसा होता है ना कि अंगूर कटे ही होता है हमेशा, मगर चीज़ें अच्छी भी होती हैं हमेशा। उन्होंने अच्छी चीज़ें भी की हैं। एक ज़माने में उन्होंने जो अपनी एक टीम बनाई थी, उस टीम में सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोचेस उन्होंने लाके खड़े कर दिए थे। मगर जहाँ तक फेवर का ताल्लुक होता है, फिर वो फेवर भी देते हैं। अगर आपको जब ऑनेस्ट होना है ना, तो आपको 100% ऑनेस्ट होना चाहिए अली भाई। आप ये नहीं कर सकते कि जहाँ आपको सूट करे आप वहाँ पे ऑनेस्ट बनते, जहाँ सूट नहीं करे तो वहाँ आप लोगों की बर्चियाँ सुनना शुरू कर दो। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ लोगों को उन्होंने जो नवाजा है वो आज पाकिस्तान टीम के साथ बैठे हुए हैं। चलिए मैं स्ट्रेट बात कर लेता हूँ, कैटेगोरिकली बात कर लेता हूँ। हनीफ मलिक क्या डिजर्व करते हैं पाकिस्तान टीम का बैटिंग कंसल्टेंट हो? क्योंकि आपने उनके उसी एरा में आपने भी क्रिकेट खेली ना, आप भी विकेट कीपर थे, वो भी विकेट कीपर थे। आप कराची से खेल के भी पाकिस्तान टीम तक नहीं पहुंच सके, वो हैदराबाद से खेल के भी पाकिस्तान टीम तक पहुंच गए। आप हबीब बैंक जैसे बड़े डिपार्टमेंट से खेल के नहीं पहुंच सके, वो कस्टम जैसे डिपार्टमेंट से खेल के पहुंच गए। आप मिडिल ऑर्डर के, लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन होकर नहीं पहुंच सके, वो टेल अंडर होकर पहुंच गए। और आप कीपर बैट्समैन थे, वो तो खाली कीपर थे। तो इतनी ज्यादा नवाजिशात कैसे हो गई? तो अल्लाह ही जानता है। और मैंने, और क्या वो डिजर्व करते हैं पाकिस्तान टीम? सवाल मेरा ये है। देखें, मेरे हिसाब से देखें, डिजर्व वो बंदा करता है जो प्रॉपर चैनल के थ्रू आता है, उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। देखें, आप जब पाकिस्तान की नेशनल टीम में काम कर रहे हैं ना, तो आपका जो लेवल होना चाहिए ना कोचिंग क्वालिफिकेशन का, लेवल 4 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास लेवल 4 कोचेस हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल 4 की रखो। क्योंकि लेवल 4 जब आप करते हो ना अली भाई, जब मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की, लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, मेरा जो माइंडसेट था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। जब मैंने लेवल 3 और लेवल 4 किया, फिर मास्टर्स किया स्पोर्ट्स कोचिंग में, मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो गया। वहाँ पे मैंने डिफरेंट चीज़ें सीखी। मुझे पता चला कि मुझे कोचिंग नहीं आती थी, मुझे कोचिंग सीखनी पड़ेगी। फिर मैंने सीखी, मैंने अपने आप को मेहनत करके इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैंने अपनी ईगो को साइड में रखा, इंटरनेशनल क्रिकेट वाली ईगो को, और मैं कोच का मैंने ट्रैक सूट पहना। मैंने कहा मुझे सीखना है और मैं हर स्टेप में सीखता रहा हूँ। अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी मैं जाता हूँ कॉन्फ्रेंसों में जाता हूँ, वहाँ से कोशिश करता हूँ कोई चीज़ सीखूँ। जहाँ तक आपने हनीफ की बात की, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चैनल से आ गया, मतलब अंदर ऐसे घुसेंगे, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मुझे नहीं पता उसकी स्किल क्या है, क्योंकि मैंने उसके साथ थोड़ा बहुत जो काम किया है कि वो हमारे अंडर काम करते थे फील्डिंग कोचेस में। बैटिंग कंसल्टेंट तो नहीं थे ना? मेरा बैटिंग कंसल्टेंट नहीं थे। जब मैं अपने टेनों में, मुझे जब एनसीए ने एक टास्क दिया था कि मुझे 5 जो है ना रीजन के लिए, 5 या 6 रीजन थी, उनके लिए फील्डिंग कोच आइडेंटिफाई करने हैं। तो मैंने पूरे पाकिस्तान में जाके डोमेस्टिक क्रिकेट देखी, अंडर 19 के कोचेस को देखा, फर्स्ट क्लास रीजन के कोचेस को देखा। तो मैंने इन लड़कों को रेकमेंड किया था, जिसमें मंसूर अमजद, इरफान फाजिल, हुमायूं फरद, हनीफ मलिक और इस तरह के लड़के थे। एक आध पेशावर का भी था, रिफतुल्लाह था। तो इन लोगों को रेकमेंड किया था फील्डिंग कोचेस के लिए। उस वक्त ये फील्डिंग कोच एज अ फील्डिंग कोच थे। बैटिंग कोच
मेरे हिसाब से नेशनल टीम का बैटिंग कोच होने के लिए आपका अपना भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। कम से कम आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगर आप बाबर आजम को मैं जाके बैटिंग में कोई चीज़ बताऊंगा तो बाबर आजम के जहन में ये होगा कि मैं उससे बहुत साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, एक रिस्पेक्ट डिफरेंट होगी। और मैं इंग्लैंड टीम का बैटिंग स्काउट भी हूँ, तो नेशनल टीम का बैटिंग स्काउट हो, तो मुझे पता है कि बैटिंग की जो मूवमेंट्स होती हैं, बैटिंग के अंदर जो आपने चीज़ें स्पेसिफिक देखनी चाहिए वो आप देख सकते हो। वो आप देखने के बाद उस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, नहीं कर सकते। बाबर आजम का इतना स्मॉल सा फॉल्ट है कि उसका जो है हिप खुल जाती है। उस फॉल्ट कोई बैटिंग कोच अगर सही नहीं कर पा रहा तो उसका मतलब है उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो बाबर आजम को कोई डिक्टेट करे या बाबर आजम के साथ बैठ के कम्युनिकेशन करे और उसको समझाने की कोशिश करे कि तुम्हारा ये फॉल्ट है, इस फॉल्ट को इस तरह का तुम कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से तुम्हारा जो ये प्रॉब्लम है ना LBW होने का, ये शायद खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता हनीफ मलिक के अंदर इतना अथॉरिटी है और इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बाबर को डिक्टेट कर सके। राइट है ये, और हम जो बार बार बातें शो में बात करते हैं किसी इंडिविजुअल के हरगिज 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 खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं पाकिस्तान की कि जब पाकिस्तान की टीम हारती है टूर्नामेंट की, तो जितना अफसोस मैं मानता हूं ये बात, जितना अफसोस मुझे होता है, जितना अतीक को होता होगा, जितना आम पाकिस्तानी को होता है, इतना ही अफसोस चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी होता होगा, बल्कि हमसे ज्यादा अफसोस होता होगा। लेकिन उसके बावजूद वो फैसले कैसे कर रहे हैं उस बात पे मजीद अफसोस और सद अफसोस हो जाता है कि सब कुछ अफसोस करने के बावजूद भी आपका अफसोस जो है, इस अफसोस को जो है वो खुशी में बदलने के लिए नहीं होता और काबिल अफसोस हो जाता है सब कुछ मामला जो है, और पाकिस्तान पे टीम जो है वो बाहर हो जाती है और पड़ोसी मुल्क जो है वो जीतता चला जा रहा है यकीनी तौर पर। इसीलिए इस किस्म की बातें शुएब अख्तर जैसे लोग करते नजर भी आते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जरा से पहले डिस्कस कर दे पाकिस्तान की टीम की बैटिंग के हवाले से साइम अय्यूब और बाबर का जो है अतीकुज़्ज़मान से पूछ रहे थे, क्वालिफाइड ट्रेंड कोच हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे, गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया संजू सैमसन के हवाले से और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी टीम में जो हमने कल्चर एक रखा हुआ है वो ये है कि अगर आप 96 पे जाके अगर आप 3-4 गेंदे सिंगल खेलते हैं या डॉट खेलते हैं अपनी सेंचुरी के लिए तो फिर 15 से 20 रन जो है आप वो कम कर देते हैं। और यही वजह है कि गुज़िश्ता 2-3 साल से उन्होंने कहा कि जो है सिंगल्स के जरिए किसी ने सेंचुरी स्कोर नहीं की है। इस अप्रोच को अतीक किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो 25 से 30 रन अपने कर रहे होते हैं, उसके बाद टीम को मुश्किलात में छोड़ के 15-15 ओवर T20 में खेलकर वापस आ जाते हैं, नीचे वालों पे छोड़कर आ जाते हैं पूरा मैच और फिनिश करके नहीं आते हैं। दूसरी तरफ हम गौतम गंभीर को देख रहे हैं, उसका रिजल्ट देख रहे हैं सैमसन की सूरत में कि उन्होंने 3 यकीनी 100 मिस किए हैं ICC T20 वर्ल्ड कप में। देखिए यही डिफरेंस होता है वर्ल्ड चैंपियन में और टीम जो है सेमीफाइनल में भी नहीं क्वालिफाई करती, उसमें क्लियर डिफरेंस है। और ये बात मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं लगी वो जो गौतम गंभीर ने बोला है कि अगर 96 के बाद 4 बॉलें खेल के वो सेंचुरी बनाएगा, इसका मतलब है वो 4 बॉलों में वो 20 रन बना सकता था, वो 20 रन टीम के लिए नुकसानदेह होंगे। तो उसका कहने का मकसद ये है कि जब आप 96 में हो चौका या छक्का मार के ही सेंचुरी करोगे, अगर आप सेंचुरी नहीं करते कोई मसला नहीं है, क्या होगा आपका पर्सनल रिकॉर्ड ख़राब होगा मगर टीम के लिए आप बेहतर करोगे। तो अब ये दुनिया में जितनी बड़ी टीम है जिनके टॉप क्लास एनालिस्ट बैठे होते हैं पूरी कैलकुलेशन करके उनको देते हैं। देखिए इंडिया 250 रन बना रही है ना, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरी कैलकुलेशन होती है कि हमने पहले 6 ओवर में किस तरह खेलना है, पहले 6 ओवर के बाद से लेके 7वें ओवर से लेके 14 ओवर तक किस तरह खेलना है और 15 से 20 ओवर तक किस तरह खेलना है। 3 फेसेस होते हैं T20 में और उन 3 फेसेस को इंडिया उसी तरीके से खेल रही है जिस तरह एक अच्छी टॉप क्लास टीम को खेलना चाहिए। और उनके पास उस लेवल के प्लेयर भी हैं, आपके पास देख लें उनके पास। अब संजू सैमसन पिछले मैचेस नहीं खेला मगर 3 मैचेस में आया और उसने तीनों मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लिया और तीनों मैचेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैचेस करे। संजू सैमसन पे भी बहुत तनकीद की जा रही है इस हवाले से कि जी वो चूँकि इंडिया का डोमिनेंस है और जय शाह का जो है उसके अंदर जो है वो सिलसिला है, जय शाह, अमित शाह, पूरी इंडियन लॉबी, संजय गुप्ता, ये सब मिलके जो है उन्होंने जो है एक लॉबी बनाई है और साहबजादा फरहान को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलना चाहिए था, वो जाके संजू सैमसन को मिल गया। जी देखें संजू सैमसन की टीम वर्ल्ड कप जीती है अली भाई, साहबजादा फरहान की टीम जो है ना वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं किया। बहुत ज़मीन आसमान का तनकीद हो रही है पाकिस्तान में, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए पाकिस्तान में लोग तनकीद करने वाले किसी ना किसी बहाने से तनकीद करते ही हैं, मगर तनकीद करने के लिए एक लॉजिक भी ज़रूरी है। आप संजू सैमसन की बैटिंग उठा के देखें, जिस तरह उसने गेम खेला, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कल जो उसने शॉट्स खेले अनबिलीवेबल थे कि मतलब उसने इतनी जान भी लगाई, इतने बैलेंस और कंट्रोल के साथ उसने एक्सिक्यूशन दी अपने शॉटों की, उसको मिडिल किया एक्स्ट्रा कवर से लेके सामने की रेंज में उसने हर तरह छक्के मारे। तो ये एक हाईली स्किल प्लेयर ही कर सकता है और हाईली कॉन्फिडेंट प्लेयर कर सकता है। अगर उसकी जयशाह की थ्रू सिफारिश लग रही है तो भाई अगर इस सिफारिश ऐसे प्लेयरों की लगेगी तो हमारे लिए भी कोई ऐसे प्लेयरों की सिफारिश लगाए तो हम भी उसके लिए बैठ के तालियां बजाएंगे, हम रोएंगे नहीं बैठ के कि यार देखो किस प्लेयरों को आपने खिला दिया, किस तरह के एवरेज प्लेयरों को आपने, दमादों को और इन लोगों को क्रिकेट में आपने चांसेस पे चांसेस देते जा रहे हैं और उनको बैठ के फिर डिफेंड भी कर रहे होते हैं। तो ये बहुत 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 अच्छा दमादों पे लेकर आ गए। अब ये बताएं कि ये जो शादाब खान, अभी हमने साहिब की और बाबर की तो बात की थी,
शादाब खान बगैर किसी परफॉर्मेंस के, उनके पास सेंट्रल दो कॉन्ट्रैक्ट दामाद हैं, वैसे 2 दामाद हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उनके पास रहता है और वो पाकिस्तान से भी खेल रहे होते हैं। फिर दूसरी जिनकी आप दामाद की बात कर रहे हैं, वो 4 ओवर में वो फिट नहीं है, वो आपके 50 जो है वो 10 ओवर के लिए आप उनको कप्तान बना के भेज देते हैं। तो अभी भी आपको लग रहा है हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहे हैं, आप समझते हैं कि बिल्कुल सही चल रहा है? देखें, मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान में 2 इतने क्लास बॉलर, आकिफ, जावेद, जमान खान जैसे T20 के अच्छे स्पेशलिस्ट, ख़ास तौर पे जमान खान जिसकी स्किल इतनी हाईली स्किल्ड बॉलर है कि वो नए बॉल से और डेड बॉलिंग में ओवर्स में बहुत अच्छी गेंद करता है और बहुत यूनिक बॉलर है। और फुरकान क्या नाम है, आकिब जावेद, जो फुरकान क्या नाम है, जो चाइना मैन बॉलर है, क्या नाम है उसका, सुफियान मुकीम, सॉरी सही, सुफियान मुकीम जैसे क्वालिटी प्लेयरों को आप बिठा के आप शाहीनों के और इधर उधर के रगड़े लगवा रहे हो, और जो नेशनल टीम में और आपने इस तरह के एवरेज प्लेयरों को रखा हुआ है जो 1 ओवर में 3 छक्के भी अगर लगने वाले होंगे ना तो वो 3 छक्के भी खा जाएंगे उस ओवर में। उनके पास स्किल्स ही नहीं है, उनके पास वो बॉलिंग एक ही तरीके से बॉलिंग करते हैं, ऐसा लगता है कि बॉलिंग मशीन में तो बॉल गिर रहा है, एक ही लाइन पे बॉल सेट हुआ है और बैट्समैन के लिए आसानी है, उसको पता है कि बॉल यहीं आना है, उसने मार देना है वहाँ पे। तो अगर आप इन 3 प्लेयरों को छोड़ के आप ऐसे ऐसे प्लेयरों को टीम में रख के चांस दोगे तो पाकिस्तान टीम का जो अभी जिस तरह से परफॉर्मेंस है ये कोई सरप्राइज़ नहीं है किसी के लिए, और हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम दूसरे राउंड तक चले गए वहाँ पे, वरना मेरे हिसाब से इस टीम में अगर आप साहबजादा फरहान को हटा दो तो मेरे ख्याल से पहले राउंड से भी आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, अभी श्रीलंका में, क्योंकि आपने उस एरा में क्रिकेट खेली है, मैंने उस दिन भी बात कर रहा था जीशान परवेज़ के हवाले से कि आपके साथ काफ़ी क्रिकेट खेले होंगे और बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन था जीशान परवेज़, जो वेस्ट इंडीज़ में जो वाक़या हुआ, उनकी क्रिकेट उसके बाद खत्म हो गई। अभी सलमान मिर्ज़ा पे एक एलिगेशन लगा और पीसीबी ने इस हवाले से कहा कि जी ये इत्तलात जो है वो सही नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं सलमान मिर्ज़ा T20 पे भी हमें स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे। एक तो ये पहली मरतबा ऐसे इल्ज़ामात लगे नहीं हैं, इसमें मैनेजर की रिपोर्ट का कोई भी जिक्र नहीं आ रहा कि मैनेजर की क्या रिपोर्ट है, एलिगेशन कहाँ से लगा, क्या हुआ। आपको लगता है इस तरह प्लेयर का कैरियर जो है वो खराब हो जाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सलमान ने कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन अगर नहीं किया तो बहुत पीसीबी को बहुत फ्रंट से सामने आना चाहिए। ये नहीं कि उसको फिर T20 में भी आप रख नहीं रहे और जिस सहाफ़ी ने ये किया उसको आप नोटिस भेज रहे हैं। देखें, अब ये अंदर की बात अंदर के लोग ही जानते हैं कि क्या वहाँ पे सिचुएशन थी, मगर जिस तरह पीसीबी ने उसकी सपोर्ट में बयानात दिए हैं, 2-3 जगह बयानात तो सपोर्ट में दे रहे हैं, बट टीम में क्यों नहीं है T20 में? देखें, अब ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कोई फटीक हो, फिजिकल फटीक हो और अभी वो मेंटली डिस्टर्ब हो, क्योंकि ये जब इस तरह की न्यूज़ें चलती हैं उसके बाद आपका जो जहनी जो होता है ना, जो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप सही चीज़ें सोच नहीं रहे, तो आप टेंशन में चले जाते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो उसमें बेहतर यही होता है कि आप उस प्लेयर को थोड़ा सा रेस्ट दे दो, थोड़ा सा स्पेस दो और उसको फिर थोड़े दिनों के बाद वापस लेकर आओ। तो मेरे हिसाब से उन्होंने शायद इसको मद्देनजर रखते हुए उसको टीम में नहीं रखा कि उसको थोड़ा सा मेंटल ब्रेक दें ताकि वो रिलैक्स हो जाए, टीम ठंडी हो जाए, उसके बाद वो दोबारा टीम में आ जाएगा। तो वहाँ पे भाई कौन से इतने वो पहाड़ खोद कराया, वहाँ भी तो उसको मैचेस में बेंच ही किया गया, वहाँ पे भी तो नहीं खेला। लेकिन सिस्टम हमारा कुछ इस तरह से, तनवीर अहमद जो है बाबर आजम के हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं और आप जैसे कोचेज़ हैं या यासिर अरफात जैसे कोचेज़ हैं, उनको भी वो अक्सर अपने स्टेटमेंट पर ये कहते हैं कि जी बाहर से लोग आके कोचिंग करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ के लोगों का हक जो है वो मारा जा रहा है। अब तनवीर अहमद ने एक और स्टेटमेंट दिया कि जी बाबर आजम को, रिजवान को जो है वो टीम में लेकर आओ, बाबर को कप्तान बना दो, पाकिस्तान की क्रिकेट में दूध की और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। इस स्टेटमेंट से आप मुत्तफिक हैं? और अब जाके उन्होंने इंडिया की भी तारीफ करनी शुरू कर दी है, इससे पहले वो इंडिया की तारीफ नहीं कर रहे थे। वो देखें, ये उन लोगों में से हैं जो अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए कुछ भी बात बोल देते हैं और बेतुकी की बात मोस्टली बोलते हैं, और इनके इंटरव्यू का ना मैं इतना सीरियस लेता हूँ, ना मैं इनको देखता हूँ, क्योंकि तनकीद तो उन्होंने आप पे भी की थी ना। नहीं, वो तनकीद भी उनकी बनती नहीं है ना। देखें, तनकीद भी वही बंदा कर रहा है जो खुद इस मुल्क में माइग्रेंट है, ठीक है ना। आप तनवीर अहमद से खुद जाके पूछ लेंगे पैदा किधर हो भाई, कुवैत में पैदा हुआ, तो आप पाकिस्तान में माइग्रेंट हो। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं इंग्लैंड गया हूँ, मैं काम की हद से गया हूँ, मेरी शादी हुई, मुझे लड़की पसंद आई, मैंने उसके साथ शादी की, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पे रहते हैं। तो उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मेरे पास अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, पाकिस्तानी दिल है। जब पाकिस्तान का तराना बजता है तो गूज़बम्प्स होते हैं हमारे, और जब पाकिस्तान हारता है दुख होता है, अफसोस होता है। तो मुझे किसी इनके कहने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना पता है कि मेरे अंदर पाकिस्तान के लिए कितनी सवाल है ना कि आपको जर्मनी के आप नेशनल कोच हैं, इंग्लैंड आपको हायर कर रहा होता है, यासिर अरफात अभी यूएई की टीम के साथ बॉलिंग कोच थे, इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ यहाँ पे वो बॉलिंग कोच बनकर आए। मतलब क्वालिफिकेशन है जब तो दूसरे मुल्क आपको हायर कर रहे हैं ना।
देखिए अली भाई, इस वक्त पाकिस्तान में 2 ही टेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने ACB से लेवल 4 किया है, जिसमें पहला टेस्ट प्लेयर यासिर अरफात है, दूसरा मैं हूं। तो अगर आप इस नज़रिए से देखें तो हमारा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए PCB के, कि यार ये 2 लड़के जो हैं हमारे होम ग्राउंड प्लेयर हैं। मगर हमने इनको कोई सपोर्ट नहीं दी, इन्होंने अपने आप को खुद ही एजुकेट किया। मैंने अपनी एजुकेशन में तकरीबन 25 से 30 हज़ार पाउंड लगाया। मैं यूनिवर्सिटी में जाके मैंने स्पोर्ट्स साइंस डिग्री भी ली है, मास्टर्स किया है स्पोर्ट्स कोचिंग में, फिर लेवल 4 ECB है, उसकी फ़ीस खुद 7,500 पाउंड होती है। तो ये अपनी तरफ से मैंने सारे खर्चे करके अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को उस लेवल पे बनाने के लिए सारी चीज़ें की हैं। यासिर ने भी इसी तरह किया होगा। अब आप देख लें, अब हमें इंग्लैंड हमसे फ़ायदा उठा रहा है, जर्मनी हमसे फ़ायदा उठा रहा है। यासिर अरफात साउथ अफ्रीका के साथ था, कैंट के साथ काम करता है, और अभी UAE के साथ, UAE की टीम के साथ था। तो दूसरे मुल्क से फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर हमारे मुल्क को तकलीफ होती है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे लिए कोई बात नहीं करता। हम अपने सोशल मीडिया के कोच नहीं हैं, हम यूट्यूब के चैनल नहीं चलाते, वहाँ बैठ के अपनी वीडियो लगाएं और लोगों को टैग करें, प्लेयरों के साथ काम करें, प्लेयरों को अपने हाथ में कंट्रोल करें, उन प्लेयरों से इंटरव्यू दिलवाएं। ये चीज़ें नहीं करनी। मेरा देखें बिलीव ये है कि जो मुकद्दर में लिखा हुआ होगा ना वही होगा। मेरा काम है मेहनत करना, मेरा काम है अपने आप को इम्प्रूव करना, मेरा काम है जो काम मैं करूँ उस काम को अच्छा करूँ। अब हैरी ब्रूक्स, आपने बात की कि 2-3 प्लेयर हमारे खेले हैं। अब हैरी ब्रूक्स और जैकब बैथल, ये दोनों मेरे स्काउटिंग लिस्ट में थे, और इनकी स्काउटिंग मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ, और उनकी रिपोर्ट सिर्फ मैं ही बना के देता हूँ ECB को। तो मैं क्रेडिट नहीं ले रहा कि मैंने उनको खिलाया है, मेरी वजह से खेले, मगर मेरी लिस्ट में थे। मैंने उनके लिए बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया, मुझे लगा कि वो अच्छे प्लेयर हैं। क्योंकि हम लोग जिस तरह स्काउटिंग करते हैं इंग्लैंड के लिए, हमारा सिस्टम डिफरेंट। हम ये नहीं कि मैच में देखा और हमें नजर आ गया ओ यार ये चंगा प्लेयर रहेगा। हमारे पास पूरा एक सिस्टम होता है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के साथ सब्जेक्टिव एनालिसिस, ये दोनों मिक्स करके हम अपनी रिपोर्ट बना के देते हैं, और एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू इनका सिलेक्शन होता है। लेकिन अब वक्त का मैं इस पर ज़्यादा बात भी करना चाहता, लेकिन जब हैरी ब्रूक आप इंग्लैंड को दे सकते हैं, बैथल आप इंग्लैंड को दे सकते हैं, यहाँ पे जब अतीक उज़्ज़मा आते हैं, आपने मेरे शो में कहा कि मुझ पर जादू हुआ है, और अभी बाबर आजम के लिए भी लोग वजीफ़ों की बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो ये वजीफ़ा करे तो उनकी फॉर्म वापस आ जाए। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पे भी जादू हुआ था, बाबर आजम पे भी कोई जादू वगैरह हुआ? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखें अली भाई, मुझे बाद में चीज़ें ना पता चली। देखें हो सकता है लोगों को ये चीज़ों का मजाक लगे, मगर जब मैं NC में था तो मुझे डर लगता था। मुझे तो दिल करता था कि अगर कोई मुझे खाने की दावत भी दे तो मैं उसके साथ खाना ना खाऊं। काफ़ी कोचेज जो हैं जो लोकल रहते थे वो खाना लेकर आते थे, मैं कभी उनके साथ खाना शेयर नहीं करता था। मैं NCA के नॉर्मल लोगों के साथ ही खाना खाता था। तो मुझे इन चीज़ों का डर होता था, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर जेलसी सिस्टम बहुत है। ये आपको कामयाब होते हुए कोई नहीं देख सकता, और यहाँ पे कोई कोच जाके किसी दूसरे कोच को ग्रूम नहीं करता, क्योंकि उसको खुद थ्रेट हो जाता है कि उसकी पोजीशन ना ले जाए वो। तो हमारे वहाँ जब तक ये कल्चर नहीं होगा, जब तक हम लोग का ईमान ख़राब हो गया है बेसिकली। हम अल्लाह पे इतना भरोसा नहीं करते, हम लोग दूसरे लोगों पे भरोसा करते हैं। अगर अपनी स्किल को आप करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, भरोसा करो कि जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा, तो वो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अतीक, आप ये बात कह रहे हैं कि जेलसी होती है, आप एहतियातन खाना नहीं खाते थे। हम गंभीर को कितना क्रिटिसाइज करते हैं, एरोगेंट है, विराट कोहली के साथ उसके वसाइल हैं। टीम इंडिया को अभी उसने संजू सैमसन के लिए क्या स्टेटमेंट दे दिया कि उसके 97 रन और जो डूबे की 2 चौके बराबर हैं। ये एक स्टेटमेंट, इस पर बहुत तनकीद हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं वो गंभीर लक्ष्मण को, द्रविड़ को इस वर्ल्ड कप का क्रेडिट दे रहा है वो। देखें यही तो क्वालिटी होती है कि अच्छे कोच की। अच्छे कोच की यही क्वालिटी होती है कि वो सबको साथ लेके चलता है, अच्छे हार्ड डिसीजन भी लेता है, वो डरता नहीं है किसी से। पाकिस्तान टीम में देख लें, अब हसन जिस तरह की कोचिंग करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि उनका कॉम्बिनेशन है क्या। एक मैच में आप किसी और को ओपन करा रहे हो, फिर आखिरी मैच जो इंपॉर्टेंट था आपने फ़खर को ओपन करा दी। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि फ़खर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और आप उसको 5वें नंबर पर, 4थे नंबर से लेकर 5वें नंबर पर ले गए हो। और वो ओपनिंग बैट्समैन है जिसको आप है ना शुरू में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपको 1-2 मैच तो वो खुद ही जिता के दे सकता था। तो आपका खुद ही जो हेड कोच है उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा। मुझे बिल्कुल वाइंड अप करना है कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे 10-10 सेकंड में जवाब दें। सरफराज का सिलेक्शन और हेड कोच बनाने की जो बातें हो रही हैं टेस्ट टीम का, सही फैसला गलत है, दुरुस्त है? मेरे ख्याल से गलत है। मेंटोर सही है, मगर उसको भी प्रॉपर चैनल, अगर आप किसी को विदाउट चैनल से लेकर आते हो तो अपने कोच एजुकेशन प्रोग्राम को आप चैलेंज कर रहे हो, फायदा नहीं है फिर लेवल 3 लेवल 4 समझते हैं सिलेक्टर और कोच बनाना गलत है? दोनों गलत है। ये नहीं, सिलेक्टर बन सकता है, कोच के लिए क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, एटलीस्ट लेवल 4 होना चाहिए। ठीक है। और जो पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज हो रही है इसमें क्या आपको लग रहा है चांसेस पाकिस्तान के क्या हैं? देखें जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजी है, बांग्लादेश को खुश करने के लिए टीम भेजी है वो, क्योंकि ये सीरीज़ तो वैसे भी उनके प्लान में नहीं थी, मगर उन्होंने क्योंकि बांग्लादेश का जो इंसिडेंट हुआ इंडिया के साथ उसको खुश करने के लिए भेजी है। तो अच्छा है कि पाकिस्तान, देखें सीरीज़ हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने नए लड़कों को चांस देना है और आपने देखना है कि वो लड़के। लास्ट क्वेश्चन, अगर दोबारा ऑफर आती है PCB ज्वाइन करेंगे? जरूर करूँगा, करेंगे। ऑलराइट जनाब, थैंक यू सो मच। अतीक उज़्ज़मा हमारे साथ आप मौजूद थे। हमने कोशिश की कम वक्त में ज़्यादा सवालात करें, और क्यों पाकिस्तान क्रिकेट पीछे, क्यों हम जो लोग जीते हैं, पड़ोसी मुल्क हमारा जीता है, क्यों हम उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्यों हमें उसकी जो है फतह हजम नहीं हो पा रही है, और एक्सक्यूजेस जो है वो उस पर दिए जाने। आज के शो में हमने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।